and some problems are there, homocyanic problems, which you will do. I'm just mentioning here. So these are the problems. Example 1, page 342. Example 7, page 343. Example means some problems are unsolved, and I think one problem, two problem may be unsolved. Then 5, 6, 7, page 344. Problem 3, page 348. 5, 6, 11. Page 349. Then 3 and 30 and 32 प्रॉब्लम. ये सब मिक्स प्रॉब्लम है, इसमें स्फीयर की भी है, कुछ में भी लाइंस की या प्लेन्स की हो सकती है. यूनिट के लास्ट में सब प्रॉब्लम एक साथ होमोसाइड प्रॉब्लम से ही है. ये आप लोग सब फेयर कॉपी जो आपकी उस पर करेंगे. ठीक है भाई. ओके सर. उस पर ये प्रॉब्लम सब करेंगे और मैं कहूँगा तो आपको सबमिट भी करने हैं. यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी. अब बाकी 2 पार्टिसिपेंट्स करेंगे सबमिट. एक तो करेंगे भुवनेश कुमार राजपूत. भुवनेश कुमार. यस सर. जी, आपने जो है लास्ट. यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ठीक हो भाई भुवनेश? यस सर. बढ़िया है सर. तो चलो आप जो है ये प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है. और यूनिट 1 कंप्लीट करके नोट सबमिट करेंगे मुझे गूगल क्लासरूम पे. ओके. ओके सर. ओके सर. आधे तो कर ही दिए थे और लोगों ने, आपने बना लिए होंगे. मैंने कहा था कि किसी से भी बनाएंगे सब लोग. और दूसरा कौन करेगा? शाकिर हुसैन दार करेंगे क्या? शाकिर हुसैन. शाकिर. शाकिर प्रेजेंट. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम सर. हाँ भाई शाकिर साहब, आप करेंगे यूनिट 1 कंप्लीट करके? सर कब तक करनी है? कर देना यार. नेक्स्ट क्लास जब होगी उससे पहले कर दीजिए. नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे में होगी, तब तक कर दीजिए उससे पहले पहले. यस सर, इंशाल्लाह करें. ठीक है. तो यूनिट 1 कंप्लीट जो पीछे हो गया था वो, उसके आगे फिर ये स्फीयर वगैरह प्रॉब्लम्स में लिखी है ये सब. और बाकी सब लोग भी कंप्लीट करेंगे. 2 लोग सबमिट करेंगे, बाकी सब लोग भी कंप्लीट करेंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट यूनिट 2. In unit 2 we have cylinder and cone. Cylinder and cone. These two things you have already studied, I think. मतलब in 12th class में तो cylinder concept आपके पास था already. You know cylinder is what? Cylinder is a 3-dimensional shape. It's a 3-dimensional shape. If you want to plot a cylinder, you need a 3-dimension. Suppose if I am plotting right circular cylinder, so you have a figure like this. It is called actually अगर सर्कुलर है तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लेकिन ऊपर का टॉप और ये जो बॉटम है जरूरी नहीं सिलेंडर है ना, ये आपका सर्किल ही हो. हम जनरली ले लेते हैं कि लाइक इट इज अ सिलेंडर, बट इट इज नॉट नेसेसरी. इट विल बी अ सर्कुलर. कुछ भी हो सकता है. तो it has actually, if you will see, it has 3 things. What? It has a curve on the top and bottom, है ना? And it has one line which is called axis, and it has another line. क्या क्या 3 चीजें दिख रही भाई? देखिए, एक तो आपको ये दिख रहा है कर्व है कि it may be circular or maybe some other surface, और वन एक्सिस दिख रही है आपको, वन फिक्स लाइन जिसे हम कह सकते हैं. फिक्स लाइन है.
और एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है एट सम डिस्टेंस, और यू कैन से एट सम फिक्स्ड डिस्टेंस, a parallel line which is what happening, it is revolving around this fixed line. तो revolve करेगी, whenever it will revolve, है ना, तो क्या होगा, a surface will generate, ये तो होगा भाई। आप सोचिए एक लाइन को फिक्स कर दीजिए, उसके अराउंड एक पैरेलल लाइन दीजिए, रोटेट करिए उसे, एक सरफेस जनरेट होगा, उसी को हम सिलेंडर बोलते हैं। इज इट क्लियर? बताइए। यस सर। यस सर। ये ज्योमेट्रिकली आप समझ सकते हैं खुद ही, जब भी सिलेंडर आपके सामने, somebody will say cylinder, you can get this shape for in mind क्या कि इस तरीके से होता है, and you know how it will be coming in the shape. Yes सर सर जी। अगर हम जी। सर सिलेंडर को सर लोकस में कैसे डिफाइन कर सकते हैं सर? लोकस में डिफाइन कर सकते हैं? लोकस में हम यहाँ पर यही कहेंगे कि if you have a two parallel lines, है ना, having a fixed distance, so a line if it is moving in such a way that keeping distance fixed, so then the figure will generate, the locus of that line is a cylinder. डेफिनेशन में दिखाने जा रहा हूँ आपको, डेफिनेशन है आपकी, डिफरेंट डेफिनेशन मिल जाएंगी आपको अगर आप देखेंगे। सिंपल डेफिनेशन आप कह सकते हैं, a cylinder is a surface. सरफेस का मतलब 3 डायमेंशनल फिगर, व्हेन आई एम सेइंग सरफेस। अगर मैं कर्व ले लूं तो कर्व तो सिर्फ एक रेक्टेंगल बनेगा आपका R2 प्लेन पे, ओके। लेकिन सिलेंडर बनाने के लिए क्या हो रहा है, हम इसे रोटेट घुमा रहे हैं। इसी को आप देखें, अगर यहाँ पर मैं एक फिक्स कर दूं लाइन और रोटेट करा दूं, ऐसे करके रोटेट करा दूं, तो इस लाइन के अराउंड तो क्या बनेगा, सिलेंडर बन जाएगा नहीं। इस लाइन को फिक्स कर दूं मैं, इसे आप घुमा दी आप, यस सर, यस सर। सिलेंडर। हाँ, तो ये भी आपका जो प्लेन, जो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, यू नो। इसको अगर हम रोटेट कर देंगे इस एक्सिस के, तो ये सिलेंडर बन जाएगा। सो अ सिलेंडर इज अ सरफेस generated by the you can say it is moving of a straight line, short में लाइन स्टील दिया, moving of a straight line which passes through a fixed curve and remains parallel to that fixed straight line. आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, कई डेफिनेशन बन सकती है, इसकी एक डेफिनेशन है। कैसे जनरेट होगा, बाय मूविंग अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू अ फिक्स कर्व। ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन हमने ली, इसे हमने क्या करा, रोटेट करा दिया, मूव कराया, और ये फिक्स कर्व किसी फिक्स कर्व से पास हो रही है। ये कर्व जैसा होता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं ये हो, तो कुछ इस टाइप का कर्व भी हो सकता था, कुछ ऐसा होता, और आप इसे रोटेट कर देते, अब बन के आता है। अगर फिगर लीजिए कि कुछ इस टाइप से भी हो सकती थी, ऐसे डिपेंड करेगा आप कैसे कर्व से कट कर रहे हो। एंड रिमेन्स पैरेलल टू अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। एक लाइन लिया हमने, इसके पैरेलल है, इसे एक फिक्स स्ट्रेट लाइन के अराउंड हमने मूव करा दिया या रोटेट करा दिया, then the figure will be a cylinder. बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, select surface generated by a straight line which is parallel to a fixed straight line and intersects a given curve is called a cylinder. So here you got 3 things, as I told you, this curve, the fixed line and this line. तो इसका नाम है, we have
this fixed curve, next में सपोज मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, जो मैं सर्कुलर बना रहा हूँ, इट इज राइट सर्कुलर, जिस राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये स्पेशल टाइप का सिलेंडर है जिसमें आपके जो कर्व है वो सर्किल है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सर्किल ही हो, ध्यान रखिएगा। सो हियर द फिक्स्ड कर्व इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व, इसको आप बोलते हैं गाइडिंग कर्व। दिस फिक्स्ड कर्व इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व। दिस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन थी, इट इज कॉल्ड एक्सिस, क्योंकि इसके अराउंड यू आर just rotating the around of this straight line, fixed straight line, तो ये एक्सिस हो गई ना, इसके अराउंड जब मूव करेगा। एंड दिस लाइन which is parallel to this axis, it is called generator of the cylinder, इस लाइन को हम कहेंगे generator, generator of the cylinder। Okay, so you have three things when you are constructing this three-dimensional figure. You have a axis, you have a guiding curve, and you have a generator. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। तो इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन, अब इक्वेशन की बात करें कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सिलेंडर, so we have equation of a cylinder। yes, सर गाइडिंग का मतलब गाइडिंग कर्व है, ये गाइडिंग कर्व मींस ये कि व्हेन यू आर जस्ट टेकिंग अ लाइन एंड यू आर, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है आपकी, तो थ्री डायमेंशन में आपके ऊपर कुछ सरफेस होगा। अब ऊपर जब आप उस फिगर को रोटेट करेंगे तो उस सरफेस से कुछ हिस्सा कट करता हुआ जाएगा, है ना, तो दैट विल बी अ गाइडिंग कर्व। जनरेट तो ये लाइन कर रही है क्योंकि हम इसको मूव करा रहे हैं, ये हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर आप देखें तो ये लाइन क्या है, ये लाइन इस तरीके से मूव कर रही थी, यू हैव दिस एक्सिस एंड यू हैव सपोज अ लाइन एट सम डिस्टेंस, ये एक लाइन है। और जब आपने इसे रोटेट कराया इस तरीके से, तो ये रोटेट होगा, ये रोटेट हो रही है डायरेक्शन इस तरीके से, ये रोटेट होके जाएगा इस तरीके से, लौट के जाएगा इन दिस वे। तो ये तो इसको जनरेट कर रहा है ना। अब ये ऊपर का हिस्सा क्या है, ऊपर डिपेंड करेगा व्हाट इज ऑन द टॉप, टॉप में हो सकता है यहाँ पर एक सरफेस जा रहा होता है इस तरीके से, ये एक सरफेस जा रहा होता है, सपोज यू हैव सम सरफेस लाइक दिस, एक सरफेस है। अब आपने जब ये लाइन लिया और ये लाइन जब इसे कट करेगा तो एक कर्व बनता हुआ आएगा, नहीं आएगा सरफेस में, है ना। जैसे आप रूम Yes, पे sir. बैठे हुए जस्ट टेक अ लाइन, और उस लाइन को मैं कहूँ रोटेट कराओ, तो ऊपर अगर आप देखिए, सपोज योर रूफ इज अ सरफेस, ऊपर जा रही है, जब वो यूं करेगा तो ऊपर आपके रूफ पे क्या आएगी, एक कर्व सा बनता हुआ आएगा, दिखेगा नहीं, वो लाइन जब कट करती जा रही है इस तरीके से, तो दैट इज अ गाइडिंग कर्व, करने होगा क्योंकि वो कर्व बनना है, which is you can say it is guiding in constructing the cylinder। okay, यस सर। हाँ, ये अब इसमें ये सर्कुलर आ रहा है, अगर इस तरीके से हो सकता है आपकी ये एक एक्सिस ये हो और ये लाइन बड़ी हो जाए, तो उस केस में कुछ इस तरीके से फिगर बन के आएगी, चेंज हो जाएगी ना, जब आप चेंज यहाँ पे मिलाएंगे ये कुछ और कर्व बन के आ रहा होगा इस तरीके से। वही मैं कह रहा हूँ कि इफ दिस इज अ सर्कुलर, इट इज नॉट ऑलवेज सर्कुलर, इट मे बी एनीथिंग। अब इफ इट इज सर्कुलर तो हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कह देते हैं, उसका नाम है, वो नेक्स्ट स्पेशल केस है सिलेंडर का, राइट सर्कुलर सिलेंडर, बट इट मे बी एनीथिंग। So we have a equation how to represent, ये ज्योमेट्रिकल चीजें और बहुत सारी, if you want to show the figure how it is generating, you can search in the net, तो उसमें मूविंग फिगर्स दे रखी है, कैसे मूव करता हुआ डिफरेंट सिलेंडर्स बनना है, there you can see all these things। So how to represent this, you know, in mathematics for everything we have equation, and this is the beauty of mathematics, everything you can represent by some equations। straight lines है, there are infinite many straight lines, आपने एक इक्वेशन लिख दी y is equal to mx plus c, सारी लाइंस इसके अंदर आ गई, ये आपने लिख दिया x upon a plus y upon b is equal to 1। now it has a straight line
intercept at a comma b. अब a b की choice आप change करते रहिए. It has infinite, they are infinite lines. So mathematics is itself a language. Right? It is a language of science. ये क्या बोल रही है? It is saying कि it is saying it is a state, it is an intercept form of the line. You have lines like this, this. A b को आप change करते रहिए. And it is also telling you representing some line. इसमें मैं कोई restriction लगा दूंगा तो वो line segment बन जाएगा, part of the line and so on. So here we have equation of a cylinder. But if you want to find equation of a cylinder, some data will be given to you. So you know, if you want equation, you have three things in a cylinder: axis, generator, and guiding curve. So now suppose equation of axis and guiding curve is given to you. Two things will be given to you whenever you want to find a third thing. Means whenever you want to find a equation. So suppose I have given equation of axis. एक एक्सिस गिवन होगी आपको, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, मे बी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या कोई जनरल लाइन, एंड अ गाइडिंग कर्व इज गिवन, एंड गाइडिंग कर्व इज गिवन. ये आपका आर्टिकल नंबर 17.2 है जो मैं कर रहा हूँ. आप बुक में देखना चाहते हैं 17.2 पेज नंबर 355. Because you already have the soft copy, और हो सकता है किसी में हार्ड कॉपी भी. 355 पेज पे आर्टिकल है. So let the equation of the, अब गाइडिंग कर्व देखो, कीप इन माइंड ये जो गाइडिंग कर्व है आपका ये कहाँ पर है, स्पेस में है ना. Where is the guiding curve? It is in the space, है ना. स्पेस में कर्व, एक आपका कर्व होता है सिंपल 2 डायमेंशन, ये प्लेन में कर्व होता है, और एक है आपका 3 डायमेंशन में कर्व. इस तरीके से ये 3 डायमेंशन कर्व होता है. तो लेट द गाइडिंग कर्व, let the guiding curve be the conic. अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक लिखे तो you know in 2D you have already studied all these things. 2ax square plus, yes, anyone, 2hxy gy square हाँ plus 2gx 2gx plus 2fy c is equal to, plus c is equals to 0. है ना. ये आपके you know this is a equation of a conic. कोनिक क्या थे, कोनिक कर्व्स तो थे सिंपल, है ना. yes sir पैराबोला, सर्किल, सब कर्व्स थे, लेकिन बिकॉज 3 डायमेंशन है तो आई एम टेकिंग z इज इक्वल टू 0, ये और लिख दिया. अब ये इससे ये बात समझ में आ रही है कि नाउ इट इज अ कर्व इन द स्पेस, है ना, क्योंकि हमने थर्ड कोऑर्डिनेट ऐड किया हुआ है. क्या, z इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? So I am supposing that suppose some guiding curve given to you in this way. Is it clear? Yes, sir. Because this is a curve in space, keep in mind. Now, and equation of the axis, so 2 things given, and equation of the axis. Axis क्या है आपके पास, वही ये जो फिक्स लाइन है, axis. You can say it's a fixed straight line. Suppose it is given x upon L is equal to y upon m is equal to z upon L. ये हमने एक फिक्स लाइन इक्वेशन, ये आपको याद होगा मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखाई थी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D, है ना. x माइनस अल्फा अपॉन L इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n. बोलो भाई. Yes, sir. लिखाई थी. मयंक कुमार कहाँ है? मयंक क्वेश्चन एक दिखाए थे, याद है ये? यस सर. तो मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली अल्फा बीटा गामा ले फर्स्ट केस इन्होंने दिया हुआ है, जहाँ पर एक फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दे आर टेकिंग दिस इज द एक्सिस x y z एंड दिस इज द कर्व. ये अगर हमें गिवन है तो सपोज इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन
Okay. Sir, Now this I is am also in direction ratio, na? LMN are direction ratios, of course. So let up I want to find this. So you know I will consider some point that x1, y1, z1 be any point on the cylinder. On the cylinder. सिलेंडर को एक पॉइंट की देखो ऑन द सेंटर मतलब क्या हुआ, जो आप रोटेट करेंगे तब जो बॉडी बन, ये जो बॉडी बन रही है ना, ये जो आपके पास इसकी ये जो बाहर का हिस्सा है ये तो हुआ, तो ऑन द सेंटर मतलब कहाँ होगा, जो सरफेस है इस पे कोई पॉइंट होगा आपका, कौन सा सरफेस ना हो। जैसे आपका ग्लास, अगर आप सिलेंडर ग्लास ले रहे तो ग्लास का वो हिस्सा जिसे आप टच करेंगे उसके ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा, है ना। अगर हॉलो होता है ग्लास में पीछे तो वहां पर एक पॉइंट है हमारा। सॉलिड भी हो सकता है, सिलेंडर जरूरी नहीं है ना, सिलेंडर का शेप मे बी सॉलिड मे बी हॉलो, जो ग्लास इज अ सिलेंड्रिकल शेप। लेट x1 y1 z1 be any point on the cylinder. So then equation of generator are, अब जनरेटर की क्वालिटी आपको पता है कि जनरेटर जो है मैंने बताया इट इज पैरेलल टू एक्सिस, तो अगर पैरेलल है तो जो डायरेक्शन रेशियोज इसके हैं या डीसीज इसके हैं वो इसके होंगे एलिमेंट, है ना। और एक पॉइंट आपको मिल गया, तो कैन आई राइट इट x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon m is equal to, बताइए, this is the equation of a generator because generator is parallel to this axis, है ना, and passing through x1 y1 z1, तो ये जनरल इक्वेशन थी। बोलिए, एनी डाउट? नो सर। क्लियर है ये, है ना। Yes. It is it is a general equation of a line. In fact, you can say of a line in space passing through points x1, y1, z1 having direction ratios L, M, N. तो ये वही इक्वेशन लिखी है मैंने, यहाँ पर एक पर्टिकुलर थी, ये आपकी जनरल। नाउ सो जनरेटर 3, अभी जो जनरेटर है ये क्या करेगा, ये इसको इस पे मीट करेगा नहीं, इस प्लेन पे। The generator this 3 meets the plane z is equal to 0। देखो z is equal to 0 क्या है, इट इज योर xy प्लेन। तो जब आप जनरेट, ये एक गाइडिंग कर्व था, क्या था, ये कर्व है और ये विद z 0। सो व्हेन यू हैव अ जनरेटर लाइन, तो वो क्या करेगा, जो आपका कर्व होगा ये ऊपर कहीं उसको कट करेगा नहीं करेगा, मीट करेगा कहीं पर भी z इक्वल टू 0 को ना, डेफिनेटली। भाई जनरेटर के अंदर कर्व तो है ही, बताइए। तो दिस जनरेटर विल मीट, जैसे आपको मैंने बताया नहीं, भी जनरेटर में एग्जांपल दे रहा था, टेक अ लाइन, उसे ऊपर तक ले जाइए, तो ऊपर अगर आपका सरफेस है जो रूफ है उससे तो कट करेगा, तभी तो कर्व बन के आएगा आपके पास, है ना। दैट मीन्स वो जो प्लेन है दैट विल बी कटिंग द जनरेटर, क्योंकि जनरेटर क्या है आपके पास, अ लाइन व्हिच यू आर ड्राइंग पैरेलल टू द एक्सिस, तो हमेशा इसको कट करेगा मतलब कि z is equal to 0 point will be lying on the generator, the generator meets the plane z is equal to 0। अब वो किस पॉइंट पे करेगा, at x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon m is equal to 0 minus z1 upon n, है ना। That means I can say x is equal to x1 minus L z1 upon n, y is equal to, सॉल्व कर लिया हमने, y is equal to y1 minus m z1 upon n and z is equal to 0। देखिए ये जो जनरेटर था इसके ऊपर किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंटिंग कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होंगे, x1 minus l z1 upon n, y1 minus m z1 upon n and 0।
बताइए यहाँ तक क्लियर है नहीं? यस सर। यस सर, क्लियर। जनरेटर हमने क्योंकि प्लेन ऐसा लिया था z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 जो आपका प्लेन है ये उस पर जनरेटर कट करेगा, उसको हमने सेटिस्फाई करा दिया। तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ जनरेटर एंड द गाइडिंग कर्व जो बन के आएगा इससे, उस पर z 0 होगा हमारे पास क्योंकि हमने z इज इक्वल टू 0 लिया। नाउ the generator 3 intersect the conic जो 1 हमने लिया था, कोनिक को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये कोनिक है आपके पास, क्योंकि जो गाइडिंग कर्व कैसे बन के आ रहा है, किसी हम एक्स वाई प्लेन को कोनिक से कट करा रहे थे। ये आपके पास कोनिक था है ना, ये एक्स वाई प्लेन था z इज इक्वल टू 0। तो जब हम एक्स वाई प्लेन को कोनिक से कट करा रहे हैं तो क्या आ रहा था, एक कर्व बन के आ रहा था आपके पास कुछ, ठीक है। तो ये जो जनरेटर है ये कोनिक को भी कट करेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो हमने कोनिक रिप्रेजेंट किया था सरफेस में कैसे रिप्रेजेंट किया था कि z इज इक्वल टू 0 मतलब कोई एक्स वाई प्लेन है उस पर एक कर्व ड्रॉ कराया। सरफेस में कर्व ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा तो ये आपका सरफेस पे नहीं हुआ कोनिक, वो प्लेन में हो जाएगा। सो दिस जनरेटर 3 इंटरसेक्ट द कोनिक आल्सो। दस अगर कोनिक को करेगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है दिस लाइज इन वन अर्थ, दस दिस पॉइंट x1 माइनस l z1 अपॉन n एंड y1 minus m z1 upon n 0, this lies in the conic in 1। से हमने कुछ नंबर दिया था 1 ये, हाँ ये 1 था, ये कोनिक 1 एक्चुअली, ये इसे 1 लिख लो आप चाहे, इसे कुछ z0 को हम ऐसे यूज करते हैं, दिस इज 1। तो ये गाइडिंग कर्व आपका z इज इक्वल टू 0 पे भी लाई कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और 1 पे भी लाई कर रहा है। तो अगर 1 पर लाई करेगा तो इट विल सेटिस्फाई इन कोऑर्डिनेट्स को उठा के क्वेश्चन में रख दीजिए। तो यू हैव वी गेट, तो कर्व की इक्वेशन थी कोनिक की ax स्क्वायर, सो इट विल बी a टाइम्स ऑफ x1 माइनस l z1 अपॉन n होल स्क्वायर प्लस 2hxy, सो 2h x1 माइनस l z1 अपॉन n y1 माइनस m z1 अपॉन n प्लस by स्क्वायर, सो b y1 माइनस m z1 अपॉन n होल स्क्वायर प्लस 2g x1 माइनस l z1 अपॉन n प्लस 2fy m z1 अपॉन n एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करा, वी जस्ट टुक अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस गाइडिंग ऑफ दिस लाइन है ना, एट ऑफ दिस एक्सिस एंड द गाइडिंग कर्व। We just took the intersection of this and putting the coordinate in the conic, इसे सेटिस्फाई करा दिया। इज इट क्लियर? इसे आप सॉल्व कर Yes. दीजिए है ना। तो हमने क्या करा, जनरेटर जो आपका था जनरेटर, उस जनरेटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया विद दिस प्लेन, वो इस गाइडिंग कर्व के अंदर पुट कर दिया कि वो उसके अंदर लाई करे। तो इसे अगर हम सॉल्व कर ले तो यू कैन राइट, और क्योंकि यहाँ पर n यू जस्ट टेक n LCM और टेक n आउटसाइड, n x1 माइनस l z1 अपॉन n स्क्वायर। तो हर टर्म में n स्क्वायर विल बी कमिंग इन द डिनोमिनेटर, उसको यू कैन शिफ्ट टू 0, सो द इक्वेशन विल बिकम a टाइम्स n x1 माइनस l z1 होल स्क्वायर प्लस 2h n x1 माइनस l z1 and y1 minus m z1 plus b and y1 minus
mz1 होल स्क्वायर, बी का टर्म क्या था ये ना, ny1 माइनस mz1, ny1 माइनस mz1 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस g ऑफ क्या, g के साथ कोएफिशिएंट कितना भाई, nx1 माइनस lz, तो nx1 माइनस lz1 प्लस ट्वाइस f ny1 माइनस mz1 प्लस c, यहाँ पे c के साथ क्या टर्म और आएगा, c के साथ व्हाट विल बी कमिंग, बताइए कुछ आएगा सी के साथ। इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा जो आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन दिख रही है, आओ भाई, सर अपॉन एन आएगा। सिर्फ एन आएगा सी के साथ, क्या मैंने अपॉन एन, अपॉन एन क्यों आएगा, 1 अपॉन एन आएगा सर। क्यों, सर क्योंकि सी कॉमन, वो एन कॉमन दिया है ना, एन कॉमन N का है, पूरी सबके साथ स्क्वायर नहीं है, तो जैसे n आएगा। भाई एन स्क्वायर कॉमन नहीं लिया मैंने, एन स्क्वायर एलसीएम लिया है, यहाँ पर एलसीएम यस सबके डेनोमिनेटर में एन स्क्वायर आ रहा है, और फिर आपने एन स्क्वायर को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर तो एन था, एन स्क्वायर नहीं था, तो क्या जाएगा प्लस सी एन स्क्वायर, डेनोमिनेटर में नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सबके डेनोमिनेटर में था, इसमें नहीं था, तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। Hence the equation, hence the locus, क्योंकि it is a locus of this generator, तो अगर मैं locus लिखना चाहूँ, hence the locus of x y z is, तो क्या होता है locus लिखने के लिए, ये जो x1 z1 होते हैं इन्हें हम रिप्लेस कर देंगे x y z से, so the locus is a times, इसको x1 y1 z1 को रिप्लेस कर दिए x y z से, तो ये बन जाएगा, it will become the generator of the cylinder, ny minus mz plus b times ny minus mz whole square plus twice g nx minus lz plus twice f ny minus mz plus cn square is equal to 0. So it is the equation of cylinder, which is the equation of the cylinder. ठीक है भाई, ये इक्वेशन ऑफ सिलेंडर आएगी, यू नो इट्स अ 3-dimensional space, as I told, 3-dimensional surface, so it will be having the terms of z, और इक्वेशन भी अगर आप देखें तो जो आप जनरल कोनिक की लिखा करते थे उसी फॉर्मेट की है ax स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर टर्म्स आपके z के इंक्लूड हो गए हैं, तो इसलिए ये थोड़ी सी आपको बड़ी लग रही है, बट इफ यू सी कि टर्म्स वही है, ax स्क्वायर, x की जगह यू हैव टू पुट nx माइनस lz प्लस 2h xy बाई हो गया, तो बस उसी फॉर्म में आपको कैसे याद रखना है कि जो आपको जनरल इक्वेशन याद थी कर्व की एक्स स्क्वायर कोनिक की, उसको हमने क्या कर दिया, x की जगह पर तो आ गया है nx माइनस lz, और y की प्लेस पे क्या आ गया है ny माइनस mz, है ना। इस टर्म को अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक में लिख देंगे, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक थी आपकी जो आपको याद है ax स्क्वायर प्लस 2hxy, तो ये आपको क्या दे देगी, इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर, इस तरीके से याद रख सकते हैं, बस ये टर्म्स हमने इसमें डिस्कस किया। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से। तो भाई सर हाँ बोलिए। सर जो हमने वो जो कर्व की इक्वेशन ली है उसमें सर हमने z इक्वल्स टू 0 लिया है जी सर, z इक्वल्स टू 0 ना लें तो फिर देखो एक्चुअली ये होता है ना, जैसे मैं आपसे कहूँ, बहुत सिंपल सी बात, मैं आपसे कहूँ आपको एक कर्व प्लॉट करना है प्लेन में, तो आप कहेंगे सर ये रहा कर्व प्लेन में, आपने कह दिया सर ये कुछ y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, जैसे मैं कहूँ पैराबोला है, यू विल से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इज इट क्लियर? नाउ आई एम सेइंग यस सर, प्लॉट अ कर्व इन स्पेस, स्पेस में एक कर्व प्लॉट करो, स्पेस का मतलब एक्स वाई, जो आपका रूम है यहाँ पे, अब आई एम सेइंग प्लॉट अ कर्व, तो आपने कर्व प्लॉट किया, या आपने कहा यहीं पे आपने एक पैराबोला इस तरीके से प्लॉट कर दिया, ऐसे जा रहा है, तो कर्व तो ये भी अब भी ये कर्व ही है, लेकिन इट इज इन स्पेस,
अब आपको ज्योमेट्रिकली ऐसे लिखना है कि ये समझ में आए कि ये कर्व है, तो हम स्पेस में कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। स्पेस में हम कर्व ऐसे प्लॉट करते हैं कि यू हैव अ सरफेस सपोज, है ना, एंड जस्ट यू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस विथ सम लाइन, कोई लाइन से या प्लेन से, इसको कोई प्लेन कट करेगा तो क्या मिलेगा आपको, अगर ये प्लेन कट कर रहा है तो क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन, एक कर्व मिलेगा, और ये कर्व कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या प्लॉट करना होगा, यू हैव टू पुट योर z कोऑर्डिनेट। तो हमने z इज इक्वल टू 0 एक पर्टिकुलर केस लिया, यानी कि ये और xy प्लेन, ये xy प्लेन है। ठीक है, इस पे हमने एक कर्व प्लॉट करा है वो इस तरीके से, तो ये यहाँ पर है। अब ये कर्व है तो यहाँ पर प्लेन में ही है, लेकिन ये है कहाँ, सरफेस पे, इसलिए z इज इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, इस रूम में जो आपका फ्लोर है, फ्लोर xy प्लेन है, इस पे आप कोई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो वो लाइन प्लेन पर नहीं मानी जाएगी, वो कहाँ मानी जाएगी, सरफेस पर, इफ यू आर इंक्लूडिंग योर z कोऑर्डिनेट। क्लियर? यस सर। हाँ, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसको आई विल राइट y इज इक्वल टू fx एंड z इज इक्वल टू 0, दिस साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंटिंग अ कर्व in space, remember, in space। clear है? इसलिए I have to mention the z coordinate always whenever I am representing a curve in the space, इसलिए हमने z is equal to 0 लिखा है। ओके ओके सर, लेकिन सर हाँ। ऐसा कर भी तो सकते हैं जैसे कि हमने एक्स वाई प्लेन पे लिया है सरफेस, और हम हाँ। उसको स्पेस में एक्स वाई प्लेन पर ना लेकर के कहीं और लें। हाँ, कहीं, ये तो मैंने बताया ना, ये तो एक फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इन्होंने फर्स्ट केस जो लिया है वो जनरल